Assalamu alaikum everyone. My name is Saad and my group partner named Urwa Kainat, Saman Iqbal, Mahad Insha and Awais Babar. So today our topic is about Rich Dad and Poor Dad. ये रिच डैड और पुअर डैड एक किताब है जो कि रॉबर्ट क्योसाकी ने लिखी है और ये उसने अपनी लाइफ बायोग्राफी पे लिखी है, जिसमें उसने मुख्तलिफ पॉइंट्स रेज किए हैं कि किस तरीके से एक इंसान अमीर बन सकता है। इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इसके अंदर जो सा बताया गया है कि रॉबर्ट क्यूसाकी के दो फादर थे। ये नहीं कि उसके दोनों ही अपने फादर थे, लेकिन उसका एक अपना फादर था जो कि पुअर डैड था और एक उसके दोस्त का फादर था जो कि रिच डैड था। इसके अंदर दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत कामयाब थे, लेकिन जो उसके अपने फादर यानी कि पुअर डैड थे, वो हमेशा जो सा है वो पैसे के लिए पैसे की तंगी को देखा उन्होंने। और जो कि और उसके अलावा ये पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा थे पुअर डैड, लेकिन फिर भी इन्होंने हमेशा जो है पैसे की तंगी को देखा। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो कि उनके दोस्त के फादर थे रिच डैड, वो 8वीं पास थे, लेकिन वो उस टाइम के सबसे अमीर तरीन शख्स थे, जिसके तहत उन्होंने एक दफ़ा अपने फादर यानी कि पुअर डैड से कहा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है अपने रिच डैड को देखते हुए। तो उन्होंने कहा कि आई कांट अफोर्ड इट। तो उस उन्होंने कहा कि मैं मतलब इतना पैसे नहीं रखता, तो मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। तो उन्होंने जो है यही सवाल लेके अपने जो है रिच डैड के पास गए। उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी कि हम कैसे इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम कैसे इसके लिए पैसा कमा सकते हैं। तो इसी तरह उनके ज़हन में जो है ये बात बैठी कि जो है हम किस तरीके से पैसा कमाएं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को लेके आगे चल सकें। इसके तहत उन्होंने जो है ये फैसला किया कि मैं जो है एजुकेशन के लिए अपने पुअर डैड यानी कि अपने अपने फादर को फॉलो करूंगा, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए बहुत लायक थे और उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत जो है नाम कमाया था। और इसके मुकाबले में फाइनेंस के लिए वो अपने रिच डैड यानी कि अपने दोस्त के फादर को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो अपनी फील्ड में जो है बहुत महारत थे और वो सबसे अमीर तरीन शख्स थे वहाँ के। तो उसके तहत उन्होंने जब मैंने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे पहला लेसन ये दिया कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि रिच पैसे के लिए काम नहीं करते। वाई, क्यों? इसमें उन्होंने बताया कि क्यों नहीं काम करते। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम पैसे के लिए क्यों काम करें। जब पैसे के लिए हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हमें मतलब कोई जॉब करनी पड़ती है, जिसके तहत हमें जो है उस जॉब के लिए हमें पैसे मिलते हैं, या फिर डेली वेजेस हम करते हैं, यानी कि डेली के जो काम करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं वो डेली के काम करते हैं, तो उसके एवज उन्हें जो है वो पैसे मिल जाते हैं। या फिर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो तब हमें उसके लिए पैसा मिल जाता है, और गेटिंग मनी फॉर आवर वर्क। और उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कि घंटे के लिए या कुछ घंटों के लिए काम करते हैं। इसमें ये होता है कि जब वो काम करते हैं उस तब उन्हें सिर्फ जो है सैलरी मिल जाती है, उसके मुकाबले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो है इसके मुकाबले में अगर जो है जब वो काम नहीं करते तो उसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। ठीक है, यानी कि अगर वो 1 महीना काम करेंगे उसके मुकाबले उन्हें पैसे मिल जाएँगे, लेकिन अगले महीने वही जो है उन्होंने मतलब जितना काम किया उसके लिए वो उतने ही कमा सकेंगे जस्ट। ठीक है? तो इसको उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी एंड इट्स कॉल्ड एक्टिव मनी। तो वो इस काम को जो है एक्टिव मनी से जो है ना मुखातिब करते हैं कि जितनी देर हमने काम किया उतनी देर तक हमारे पास पैसा रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। सो हाउ रिच पीपल अर्न मनी, यानी कि फिर लोग अगर पैसे के लिए काम नहीं करते तो वो फिर वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो है जब वो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। यानी कि वो अपने पैसे को वो इस तरीके से करते हैं कि वो एसेट और लायबिलिटीज में जो है ना फ़र्क निकालते हैं। यानी कि वो अपने पैसे को जो है एसेट बनाते हैं, ना कि लायबिलिटी। तो जब गरीब लोग होते हैं, यानी कि जो सिर्फ हैंड टू माउथ अपना पैसे कमा सकते हैं, तो वो जो है इस तरह से कमाते हैं कि बस उन्होंने कमाया और खा लिया, या फिर जो है घर खरीद लिया या गाड़ी खरीद ली। ठीक है, वो मतलब आते हैं उनके पास पैसे और वो फौरी तौर पर खर्च कर देते हैं। लेकिन
इसके एवज जो रिच पीपल हैं वो तब तक अपनी लाइफ मतलब कोई भी ऐसी आरामदायक चीज़ नहीं खरीदते जब तक जो है उनके पास इतने पैसे ना आ जाएं कि वो जो पैसा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया उससे जो पैसा कमाते हैं तब वो उससे जो है कोई भी अपनी जो है लाइबिलिटीज यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं कि जो कि उन्हें पैसा ना दे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि 5 स्टेप्स हैं जो कि जो है हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इसमें जो है रिच पीपल किस तरीके से जो है एसेट बनाते हैं ना कि लाइबिलिटीज। वो हमेशा अपने पैसे को स्मॉल और बिग सिस्टमेटिक बिजनेस यानी कि कोई ऐसे छोटे या बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि उन्हें घर बैठे पैसा दे सके। और उसके अलावा ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, पेपर एसेट में जिनमें स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, और कॉमोडिटी एसेट्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऑयल, और इंटेलेक्चुअल एसेट यानी कि कॉपीराइट्स, पेटेंट, रॉयल्टी और अथॉरिटीज। यानी कि वो इन चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं कि जो कि उनके पैसों को डबल कर देता है, ना कि गरीब के मुकाबले में या जो पुअर लोग हैं उसके मुकाबले में। जैसे लोग जब वो कमाते हैं तो वो फौरी तौर पर या तो घर खरीद लेते हैं या गाड़ी खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई यही हमारा जो है एसेट है। नहीं, ये हमारा एसेट नहीं होता। यानी कि जब हम घर खरीदते हैं तो उसके लिए हमें जो है घर का खर्चा, घर का मतलब हर ईयर जो है उसका देना पड़ते हैं पैसे गवर्नमेंट को। तो वो हमारा जो है एसेट नहीं बनता, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि गाड़ी खरीद लेंगे तो गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी के ऊपर जो खर्चा होता रहेगा वो जो है वो हमारे लिए एसेट नहीं बल्कि हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीद लेंगे तो वो हमारे जो है लाइबिलिटी बन जाएगी। इसके लिए जो है फिर जो है वो हमारे लिए जो है पैसा नहीं कमाएगी बल्कि हमें उस पे पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके मुकाबले में जब अमीर लोग हैं वो पैसा जो है ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो घर बैठे यानी कि बगैर किसी मेहनत के, बहुत कम मेहनत करते हुए जो है वो पैसा इजीली कमा सकें। Why teach financial literacy? The ability to understand how money works in the world. That's mean कि हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस दुनिया में जो पैसे है वो किस तरह काम करता है. हाउ समवन मैनेज टू अर्न और मेक इट. कोई इंसान उसको कैसे मैनेज करता है और उसको कैसे कमाता है और कैसे अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को मेंटेन करके वो चलता है. हाउ द पर्सन मैनेज इट, हाउ ही एंड शी इन्वेस्ट इट, टर्न इनटू मोर, एंड हाउ दैट पर्सन डोनेट्स इट टू हेल्प अदर्स. यानी कि इसके अंदर ये चीज है कि हमें ये देखना है हम इसका मुताला क्यों करते हैं, फाइनेंशियल किसी की पोजीशन को क्यों पढ़ते हैं. हम सिर्फ इसलिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिंदगी में पैसा किस तरह हमें मैनेज करना है. अगर एक बंदा रिच और एक पुअर है, उन दोनों में ये डिफरेंस है कि वो किस तरह अपने पैसे को मैनेज करते हैं और किस तरह वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको हमें किस तरह लेकर चलना है अपनी फर्दर लाइफ में, ऐसे जो लायबिलिटीज को किस तरह मैनेज करके चलना है. व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मनी. सबसे पहले हमें मनी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहिए. मीन्स हम जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें वहाँ की मनी, पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. दूसरा, टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द रिच एंड एवरीवन एल्स. सबसे पहली बात, पैसे के जरिए हमें ये गैप को फिनिश करना है एक अमीर और एक किसी और इंसान में, कि ये पैसे की वजह से ही सब कुछ होता है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमें उस पैसे का सही यूज करना आना चाहिए. टू लर्न हाउ टू मैनेज इनकम एंड एक्सपेंसेस. हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि हमने अपनी इनकम और अपने खर्चों को किस तरह से एक तरतीब के लिहाज से लेकर चलना है. हमने किस तरह से सेव करना है, हमने किस तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने उसको किस तरह से अपनी लायबिलिटीज में लगाना है, हमने उसको किस तरह से पे करना है और किस तरह से उसको अर्न करना है. टू मेक वाइजर फाइनेंशियल डिसीजन. हमें सबसे अहम, किस तरह से हमने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, हमने किस तरह से अपने एसेट्स को इंक्रीज करना है. टू नॉट लीव योर फाइनेंशियल एसेट्स, to not leave your financial decision up to others who are not qualified. हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन उन लोगों पे नहीं छोड़ने चाहिए जो कि इस बारे में बिल्कुल भी कोई मालूमात नहीं रखते. एसेट्स. पुट मनी इन योर पॉकेट. दैट्स मीन कि हमें इतना लाइफ में अर्न करना चाहिए, अपने एसेट्स वो बनाने चाहिए जो कि हमारे आगे यूज आए, जिनको हम आगे लाइफ में यूज कर सकें. पुट मनी इन योर पॉकेट, दैट सिंपली मीन कि आप कोई भी चीज अपना एज अ एसेट उसको बनाते हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप उसको एसेट अपना बना रहे हैं, तो आपने कुछ पैसे जो है वो अपनी पॉकेट में भी रखने हैं. आपने उसको इतना अपने लिए बैकअप पे सेविंग करनी है. नेक्स्ट, liability. Liabilities. It is something that takes money
आउट ऑफ द पॉकेट। लायबिलिटीज वो होती हैं जो जिनकी वजह से आपकी पॉकेट में से पैसा जाता है। आपने उस चीज को कंट्रोल करना है, आपने उस चीज को मैनेज करना है कि आपने इतने % पैसे खर्च करने हैं और इतने % आपने बैकअप पे सेव करने हैं। उसके लिए आपको अपनी अर्निंग के हिसाब से अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए। वेल्थ, पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव सो मेनी डेज फॉरवर्ड। वेल्थ आपकी ये होती है कि एक पर्सन की कितनी एबिलिटी है, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कि उसके पास बैकअप पे कितनी मनी सेव पड़ी है, कि वो आगे जो उसके आने वाली जिंदगी के दिन है वो विदाउट मनी भी अगर उसे रहना पड़े, विदाउट सैलरी भी उसे रहना पड़े, तो उसके पास बैकअप में इतनी मनी है कि इतनी सेविंग्स है कि वो इजीली अपनी लाइफ को लेकर चल सकता है। पुअर और मिडिल क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर पुअर और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी इनकम जो होती है वो पे चेक्स होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम मिल रही होती है और उनके एक्सपेंसेस होते हैं टैक्सेस, मॉर्गेज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मीन्स कि उनको अगर उनका घर भी रेंट का है तो उनको रेंट एक्सपेंसेस भी देने हैं, उनको टैक्स भी पे करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है। अब इन चीजों के बीच में उनको बैलेंस रखना चाहिए, उनकी जितनी इनकम है उनको उतनी ही चीजें अफोर्ड करनी चाहिए और उतने ही एक्सपेंसेस रखने चाहिए। एसेट्स, उनके पास कोई एसेट नहीं होता। हाँ, उनकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जो कि उनका होम, कंज्यूमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के बिल होते हैं। उनकी लायबिलिटीज में से डेली की बेसिस पे उनकी पॉकेट में से पैसा जा रहा होता है। वो लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, वो अपने बैकअप में पैसा नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनको फर्दर लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। रिच क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। इन लोगों के पास 3 जगह से इनकम आ रही होती है। एक तो उनको अगर वो किसी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट की बेस पे उधर से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, एक वो इनकम हो गई उनकी। उनको इंटरेस्ट बेस के ऊपर अगर उन्होंने किसी को लोन दिया हुआ इंटरेस्ट बेस पे तो उनको वो डेली का डेली मंथली वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो उनकी एक इनकम हो जाती है। रेंटल इनकम, अगर उन्होंने अपना कोई बंगला या अपनी कोई चीज, अपनी दुकान या फिर अपना कोई प्लाजा किराए पर दिया हुआ, रेंट पर दिया हुआ है, तो उनको वहां से मंथली बेसिस पे रेंट आ रहा है, वो उनकी एक इनकम हो जाती है। ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस ना होने के बराबर होते हैं। जब इनकम इतनी ज्यादा होगी तो आपके एक्सपेंसेस जितने मर्जी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट्स, इन लोगों के पास एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, आईआरआर। इनके पास बैकअप में इतना कुछ पड़ा होता है एसेट्स के नेम पर, सेविंग्स के नेम पर, कि लोग इजीली अपनी लायबिलिटीज को अफोर्ड कर सकते हैं। इन लोगों की लायबिलिटीज ना होने के बराबर ही होती हैं, जैसे कि इनके एक्सपेंस होते हैं। इन लोगों की जितनी मर्जी लायबिलिटीज हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि अगर इनकी अर्निंग भी बंद हो जाए तो अपने एसेट सेल करके भी अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। और बैकअप में इनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट सेविंग्स के नाम पर सेव होती है। The way to get richer is to increase the cash flow from the asset, keep the expenses less than the cash flow generated from these assets. हमें अमीर होने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी एसेट्स और एक्सपेंसेस को मेंटेन कर लें, अपने एक्सपेंसेस को लेस कर दें और अपने एसेट्स को इंक्रीज करना शुरू कर दें। एंड इसके बाद आप एक अमीर और कामयाब इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जब आप अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे और अपने एसेट्स को इंक्रीज करेंगे तो आप डेफिनेटली सेविंग्स भी कर पाएंगे। री इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यूज विद मोर एंड मोर इनकम फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द फिजिकल लेबर। आपको अपना पैसा बार बार री इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पर। बार बार आप उसको री इन्वेस्ट करते जाएं ताकि उसकी बेस पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उससे आपकी इनकम इंक्रीज हो सके और आपकी एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। So the next नेक्स्ट, lesson is mind your own business. Mind your own business क्या मतलब? यानी कि अपने काम से काम रखो। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले ये बताया गया है कि यानी कि जो भी काम करना है यानी कि अपना काम ही करो, लोगों की बातों की तरफ मत ध्यान दो। यानी कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से काम ना करो, ये ना करो, वो ना करो। नहीं, जो काम हमें अच्छा लग रहा होता है हमें सबसे पहले वो काम करना चाहिए। यानी कि जैसे कि ऑनर्स और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक्स, यानी कि ये काम हमें अच्छे लग रहे हैं तो ये हमें करने चाहिए। ये नहीं कि हम ये ना करें, ये भी काम करने चाहिए क्योंकि इसके जरिए से हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा होता है। क्योंकि जो है इस बुक में यही बताया गया है कि कभी भी जो है पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए। तो इसके तहत हमेशा जो है जो चीज़ अच्छी लग रही है हमें, वो हमें काम लाजमी करना चाहिए क्योंकि उसके जरिए से हमें कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमें एक नई चीज़ मिल रही होती है।
यानी कि माइंड योर ओन बिजनेस व्हाइल एक्सेलिंग विद द क्वालिफिकेशन एंड कीप योर डे टाइम जॉब, आल्सो लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज एल्स कोपाइड वेल्थ। यानी कि इसके ज़रिए से हमें ये नहीं होता कि ये चीज़ का ध्यान दें कि भाई हमें कोई पैसा मिलेगा तो तब हम ये काम करेंगे, नहीं। हम इन कामों के ज़रिए से कोई ना कोई हर रोज़ डे बाय डे हम कोई ना कोई एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं, ठीक है। इसके सम सोर्सेज ऑफ अर्निंग इनकम, यानी कि डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, रेंट, लॉयल्टी। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट और लॉयल्टी, इसके जरिए से हम लोग जो है ना कुछ ना कुछ कमा ही रहे होते हैं। यानी कि डिविडेंड जब हम कर लेते हैं तो उसके जरिए से जो भी हमें प्रॉफिट आता है तो उस पर हमें जो है इजीली हम बगैर कम मेहनत किए उस पर पैसा कमा सकते हैं। इंटरेस्ट जो हम लोग रखते हैं किसी चीज़ का तो उस पर भी कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग उस पर भी पैसा कमा सकते हैं। रेंट, यानी कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको रेंट पे दे देते हैं तो हम इजीली घर में बैठे जस्ट हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देना है और उसको हम इजीली घर बैठे जो है वो कमा सकते हैं, ठीक। एंड देन इस पे जो है माइंड योर ओन बिजनेस पे सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना कॉवर्ट ने ये कही है कि मैकडॉनल्ड्स के ओनर्स एक दफ़ा जो है एमबीए के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने गए। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि मेरा सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा जी हमें तो पता है कि आपका सबसे बड़ा बिजनेस जो है हैमबर्गर्स का है। उन्होंने कहा नहीं। तो इस पर वो सारे स्टूडेंट्स हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा सर आपका पूरी दुनिया को पता है कि आपका बिजनेस जो है हैमबर्गर का है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेसिक बिजनेस जो है वो जो है ये शॉप्स या फिर जो है ये प्रॉपर्टी का है। तो उस पर सारे स्टूडेंट बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि सर ये कैसे? उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी मेरी शॉप्स खुली हुई हैं तो उस हिसाब से मैं जो है उस शॉप पे कोई भी जो है एक्सपेंस नहीं लगा रहा, यानी कि जो कोई भी लाइबिलिटी मुझे नहीं देनी पड़ी, बल्कि उसके बजाय मुझे एसेट मिल रहा है। यानी कि वहाँ पर मैंने शॉप बनाई हुई है, उसके ज़रिए से मैं कमा रहा हूँ डे बाय डे, और उसके ज़रिए से जो है मेरे ऑटोमेटिकली एसेट में इजाफा हो रहा है, लाइबिलिटीज मेरी कम हो रही हैं। देन द लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ करप्शन। इस पे जो सा है कोविड ने जो सा है बताया कि मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ टैक्सेस और करप्शन पे। यानी कि वो कहते हैं कि जब हम कुछ कमाते हैं तो हम उसके लिए टैक्सेस क्यों दें? उस पे जो सा है वो रॉबिन हुड के जो सा है सबसे यानी के खिलाफ हैं कि क्योंकि रॉबिन हुड जो सा था वो रिच लोगों से पैसा लूटता था और गरीब लोगों को जाके बांट देता था। तो इस पर वो जो है रॉबिन हुड के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कि भाई वो इस तरह से क्यों करता है, हम लोग जो है रिच पीपल हैं वो इतनी मेहनत से कमाते हैं तो जो है वो क्यों इसके ज़रिए से जो है यानी कि गरीब लोगों में बांट देता है। नहीं, ये बात जो है इनकी गलत थी। ये चीज़ उन्होंने जो है कोविड ने अपने जो है फादर से यानी कि अपने पुअर फादर से सीखी थी, क्योंकि वो एक टीचर थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है हम लोग जब अपने कोई भी जो है टैक्सेस वगैरह देते हैं उसके वजह से किस तरह से इकोनॉमी ग्रोथ करती है और किस तरह से हमारी जो है कंट्री को प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि जो है इसके ज़रिए से हमें काफ़ी हद तक जो है नॉलेज मिलता है। इसलिए नॉलेज लेना भी जो है बहुत ज़रूरी है। इस देन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल आईक्यू, यानी इसमें आ जाता है अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, द लॉ। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो है फाइनेंस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर अकाउंटिंग सबसे पहले आ जाती है, यानी कि अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें किस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्ट करें और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग ईजिली कमा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें, और इसमें लॉ को हमें सीखना होगा जिसके तहत हम लोग ईजिली जो है एक अंडर लॉ रहते हुए हम लोग इजीली कमा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देन बिजनेस ओनर विथ कॉर्पोरेशन एंड एम्प्लॉय हु विन ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी कि जो बिजनेस अपना स्टेब्लिश करते हैं ये वो सबसे पहले कमाते हैं, उसको स्पेंड करते हैं और उसके बाद टैक्सेस पे करते हैं। इसके बजाय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पहले कमाते हैं, अपना टैक्स देते हैं और फिर स्पेंड करते हैं। यानी कि जो अमीर लोग होंगे वो सबसे पहले कमाएंगे, उसके बाद वो अपने पर खर्चेंगे या फिर अपने बिजनेस के लिए जो भी होगा वो करेंगे। उसके बाद उनके एट दी एंड जो है उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं। यानी कि और उसके बजाय जब एम्प्लॉय कोई कहीं जगह पे काम कर रहा होता है वो सबसे पहले कमाता है, जब उसको सैलरी मिलनी होती है तो सैलरी में सबसे पहले उसका टैक्स कट जाता है, उसके बाद उस तक सैलरी आती है और वो फिर अपने ऊपर स्पेंड करता है जिस तरीके से भी उसने करनी होती है। देन लेसन 5, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। यानी कि इसके अंदर बताया है कि हमेशा कमाने के लिए काम ना करो,
बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जब हम लोग अकाउंटिंग को सीखेंगे, लॉ को सीखेंगे, तो उसमें हम लोग सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम अंडर लॉ रहते हुए, क्योंकि लॉ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, तो अंडर लॉ रहते हुए हम किस तरीके से जो है बेनिफिशियल बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से जो है मार्केट को और एडवर्टाइजिंग को किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं कि हमें मार्केट में क्या क्या गैप है, मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ है जो कि इस टाइम अवेलेबल नहीं है, और वो हमें बिजनेस स्टार्ट करें ताकि हम लोग इजीली जो है क्विकली हम लोग प्रॉफिट कमा सकें। एंड उसके अलावा टेक द सेकंड जॉब इफ इट्स मीन लर्न मोर, यानी कि जैसे कि हमारा टॉपिक है लर्न वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अगर हमें देख रहे हैं कि बिजनेस करते हुए कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि टाइम टू टाइम एक नई इनोवेशंस आती रहती हैं, एक नया काम आता रहता है, तो उसके ज़रिए से हमें जो है देखना पड़ता है और सीखना पड़ता है। इसलिए जो है हमेशा ये चीज़ देखते रहो कि किस चीज़ की हमें इस टाइम ज़रूरत है और क्या चीज़ हमें ज़रूरत है कि हम उसको सीखें और उसको हम लाज़मी सीखें। इसमें ये ना देखें कि भाई हमें जो है कोई पैसा नहीं मिल रहा या बहुत कम पैसा मिल रहा है, नहीं, ये चीज़ को बिल्कुल ना देखें। जब बल्कि ये देखें कि इस टाइम ये न्यू इनोवेशन आई हुई है और ये हमें सीखना लाज़मी है ताकि हम लोग इन फ्यूचर अपने बिज़नेस में इसको लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। देन मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये 3 मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा किस तरह से काम करता है, किस तरह से सिस्टम्स काम करते हैं और किस तरह से जो है ना पीपल को हम मैनेज करके आगे लेके जा सकते हैं। ये चीज़ जो है 3 इम्पोर्टेंट जो है ना स्टेप्स हैं। एंड देन ओवरकमिंग ऑब्जर्विंग 5 ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है फेयर। उसके इसमें होता है कि डर, यानी कि सबसे पहले हमें जो है अपना डर निकालना होगा कि भाई हम लोग जो है इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, ये चीज़ नहीं हमें सोचनी चाहिए। सबसे पहले हम इन्वेस्ट तो करें, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए, तो ये चीज़ को हम लोग जो है ना बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट करो लेकिन लाजमी एक स्टेप उठाओ। हो सकता है कि अगर हमें जो है इन फ्यूचर इस इन्वेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आ जाता है काइनामिक्स, यानी कि बदगुमानी, हमें बदगुमान नहीं कभी भी होना चाहिए। यानी कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं लेकिन एकदम से डाउनफॉल में चले जाते हैं, तो इसी वजह से चले जाते हैं कि भाई वो जो है अपना टेम्पो लूज कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं हमें करनी चाहिए। हमें हमेशा जो है आगे की सोचनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम इसके ज़रिए से किस तरह से कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाउ आई कैन अर्न, कि हम किस तरीके से जो है ना कैश को और कैश बना सकते हैं, ठीक है। लेज़ीनेस, यानी कि हमें जो है सुस्ती, काहली, ये चीज़ हमें सबसे पहले छोड़नी होगी ताकि हम लोग जो है अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा शार्प कर सकें और हम लोग जो है देख सकें कि किस तरीके से जो है मार्केट में काम हो रहा है और किस तरीके से हम लोग जो है ना ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये लेज़ीनेस खत्म करने से ही हमारे अंदर आ सकता है। उसके बाद आ जाती हैं बैड हैबिट्स, यानी कि कुछ होती हैं बैड हैबिट्स वगैरह जो कि जो है इंसान को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देती है या कुछ भी हो जाता है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि हमारे अंदर कौन-कौन से हैं बैड हैबिट्स, उनको कम से कम किया जाए और जो है जल्दी से जल्दी उन्हें ख़त्म किया जाए। उसके बाद आ जाती है एरोगेंस, यानी कि तकब्बुर। कुछ लोग होते हैं कि जो है जब वो पैसा आना शुरू हो जाता है उनके पास, तो वो तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब हमारे पास पैसा आ गया है, हम लोग अपने ऊपर खर्चना शुरू करते हैं। इतनी जल्दी कभी भी खर्चना नहीं चाहिए। हमेशा देखना चाहिए कि जब हमारे पास इतना इस काबिल हो जाए कि हम एसेट के ज़रिए से एसेट और बनाते जा रहे हैं, तो तब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जो कि हम जिसकी लायबिलिटी हम अफ़ोर्ड कर सकें। देन स्टॉप थिंकिंग एंड टेक एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी सोचना छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा देखना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों के ज़रिए से जो है पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट। इस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए और ये कभी भी हमें जो है स्टॉप नहीं करनी चाहिए कि भाई कमा लिया बस इनफ नहीं। हमेशा जो है एक स्टेप आगे होके, यानी कि फ्यूचर में सोचना चाहिए कि भाई हम इन फ्यूचर किस तरीके से और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो तभी हम लोग जो है मार्केट में स्टेबल रह सकेंगे और जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। थैंक यू।